हे गाइस, वेलकम बैक। तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो आज हम हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर देंगे विच इज रिगार्डिंग द पब्लिकेशन एथिक्स। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज का लेक्चर हमारा होगा ऑथरशिप और कॉन्ट्रीब्यूशनशिप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। पब्लिकेशन मिसकंडक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर मिसकंडक्ट होता है तो कहाँ पे कंप्लेंट्स या अपील्स करी जा सकती हैं। ठीक है, कहाँ पे कंप्लेंट्स या अपील्स होती हैं। देन प्रिडेटरी पब्लिशर्स या प्रिडेटरी जर्नल्स क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। सो टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट ऑथरशिप, कंट्रीब्यूटरशिप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, कंप्लेंट्स एंड अपील्स एंड प्रिडेटरी पब्लिशर्स एंड जर्नल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूटरशिप। तो इनका मैंने यहाँ पे डिफरेंस मेंशन किया है, क्योंकि डिफरेंस के साथ हमें इनका प्रॉपर जो मीनिंग है ऑथरशिप का और कंट्रीब्यूटरशिप का वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑथरशिप के बारे में जानते हैं। तो ऑथरशिप की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ऑथरशिप आपको नाम ही क्लियर हो रहा है, इंडिविजुअल्स मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड मेकिंग सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी। कि जो लोग सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं स्टडी में उनको हम ऑथर्स बोलते हैं एंड दे आर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ऑथरशिप। So authorship meet journal or professional organization criteria often based on ICMJE guidelines। तो उनको हम ऑथरशिप का क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं उनको हम ऑथर्स डिक्लेयर कर देते हैं। सो ऑथर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड फाइनल अप्रूवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑथर्स की होती है। तो ऑथर्स को पूरा रिकॉग्निशन मिलता है एंड सारी की सारी काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट रिलाइज विद द ऑथर्स ओनली। तो ऑथर्स को सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर्स कहा जाता है। और ऑथर्स का ये काम होता है कि उनको इंश्योर करना कि जितना भी काम हुआ है वो ट्रांसपेरेंटली हो और फेयर तरीके से हो। और जो ऑथरशिप का क्राइटेरिया है उसकी गाइडलाइंस यूजुअली बेस्ड होती हैं ICMJE गाइडलाइंस के ऊपर, या फिर स्पेसिफिक कोई ना कोई जर्नल का या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया होता है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी हम उनको बोल सकते हैं कि दे आर द ऑथर्स ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो इनको हम डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं, ऑथर्स लिस्ट होती है जिसमें हम डिटेल में बताते हैं कि उन ऑथर्स ने क्या क्या रोल किए, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। ऑथर्स के फॉर एग्जांपल क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, फर्स्ट ऑथर हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर हो सकता है, या फिर को ऑथर या सीनियर ऑथर हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑथरशिप, फर्स्ट ऑथर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, को ऑथर एंड सीनियर ऑथर। उसके बाद अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूटरशिप की बात करूं, कॉन्ट्रीब्यूटरशिप वो लोग होते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन तो किया होता है बट उनका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता कि हम उनको ऑथरशिप के लिए क्वालिफाई करें। सो कंट्रीब्यूटरशिप मींस इंडिविजुअल्स मेकिंग स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च बट नॉट मीटिंग द ऑथरशिप क्राइटेरिया। ये ऑथरशिप क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करते बट इनका कंट्रीब्यूशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपकी डाटा कलेक्शन में हेल्प की, किसी ने आपको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया, किसी ने आपका क्रिटिकल रिव्यू कर दिया मैन्युस्क्रिप्ट का, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स बट दे आर नॉट द ऑथर्स। जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी सेम लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती एज ऑथर्स, बट उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी तरह से वैल्यूबली कंट्रीब्यूट किया होता है। ठीक है, पर इनको किसी भी तरह का फुल ऑथरशिप स्टेटस नहीं दिया जाता कंट्रीब्यूटर्स को, बट इनको एक्नॉलेज जरूर किया जाता है एज नॉन ऑथर कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूट किया है तो नॉन ऑथर कंट्रीब्यूटर में इनका नाम मेंशन हो जाएगा, बट इनका नाम फुल ऑथरशिप स्टेटस में नहीं आता है। इनका भी काम होता है कि इंश्योर करे कि सारी चीजें फेयर तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, उनको ये प्रमोट करने की कोशिश करें। बाकी जो ऑथरशिप की गाइडलाइंस है वो वेरी कर सकती हैं, इंक्लूडिंग द एक्नॉलेजमेंट इन द मैन्युस्क्रिप्ट। तो इनका डाइवर्स तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी भी रिसर्च में। तो जिस भी हिसाब से इनका रोल या कंट्रीब्यूशन है हम इसको नॉन ऑथर सेक्शन में एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर्स क्या हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग ऑथर हो सकता है, कोलैबोरेटिंग ऑथर हो सकता है, एक्नॉलेज्ड कंट्रीब्यूटर हो सकता है, सेकंड ऑथर हो सकता है। सो दीज आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द ऑथर्स बट दे हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। so their contribution is mentioned in the acknowledgement section। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑथरशिप और कॉन्ट्रीब्यूशनशिप में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ ऑथरशिप। टाइप ऑफ ऑथरशिप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंटली मेंशन कर दिया। टाइप्स ऑफ ऑथर्स बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे 4 मेंशन करे, फर्स्ट ऑथर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, को ऑथर एंड सीनियर ऑथर।
फर्स्ट ऑथर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑथर का मतलब है जिसने प्राइमरली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पूरे के पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में, मतलब उसने ही सारी मैन्युस्क्रिप्ट राइट की है, सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं, दैट पर्सन इज द फर्स्ट ऑथर। ठीक है, उसके बाद को ऑथर। को ऑथर का मतलब है इंडिविजुअल्स हु हैव मेड सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च स्टडी ऑफन लिस्टेड इन ऑर्डर टू देयर कंट्रीब्यूशन लेवल। तो फर्स्ट ऑथर सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो भी ऑथर्स हैं, को ऑथर्स हैं, उनके लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनका नाम आता जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का मतलब क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का मतलब है द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द जर्नल्स ड्यूरिंग द सबमिशन, रिव्यू एंड पब्लिकेशन प्रोसेस, ऑफन दैट लेट द रिसर्च और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो मतलब वो पूरा पब्लिशिंग का, सबमिशन का, रिव्यू का काम दिखता है, दैट इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। सीनियर ऑथर क्या होता है? सीनियर ऑथर is the one who is the principal investigator who oversees the project, provides guidance and secures the funding. सो बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ ऑथरशिप्स में पढ़ा, 4 तरह की ऑथरशिप: फर्स्ट ऑथर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, को ऑथर, सीनियर ऑथर। फर्स्ट मतलब जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है, को ऑथर मतलब जिन्होंने सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन किया एंड बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन लेवल हम उनको लिस्ट कर देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है जिसने जर्नल में सबमिशन, रिव्यू एंड पब्लिकेशन प्रोसेस करवाया। सीनियर ऑथर प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर होता है जो एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है होल प्रोजेक्ट की। क्लियर हुआ? अब फॉर एग्जाम्पल आपने चेक करना है कि कोई भी पब्लिकेशन है, क्या उसमें पब्लिकेशन मिसकंडक्ट हुआ है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ पब्लिकेशन मिसकंडक्ट इन एनी रिसर्च? तो इसके लिए कुछ यहाँ पे वेज मैंने मेंशन आउट किए हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि क्या इस पब्लिकेशन में मिसकंडक्ट हुआ है। सबसे इजी तो आपको पता ही होगा, दैट इज चेक फॉर प्लेगरिज्म। सो आपको पता है आजकल बहुत सारे प्लेगरिज्म डिटेक्टर टूल्स हैं जिसमें आप मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करके चेक कर सकते हो कि क्या वो एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ या कोई चीजों के साथ मैच कर रही है, तो यू कैन चेक फॉर द प्लेगरिज्म। नेक्स्ट इज असेस द डाटा इंटीग्रिटी। आप रिव्यू करो कि उसका जो मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट है, उसमें कोई इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है, कोई इम्प्रोबेबल फाइंडिंग्स तो नहीं है, कुछ ऐसा इंडिकेट तो नहीं कर रहा जिससे हमें पता लगे कि जो डाटा है वो फैब्रिकेटेड है या फॉल्सिफाइड है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो होगी ही होगी। सो यू कैन चेक फॉर द प्लेगरिज्म, you can check the data integrity. You can also verify the image integrity. आप एग्जामिन करो फिगर्स को, इमेजेस को, ग्राफ्स को, कि कहीं किसी ने इमेज को डुप्लीकेट, ऑल्टर एलिमेंट्स तो नहीं डाले, ताकि हमें पता लगे कि वो डाटा एक्चुअल में सही है या नहीं। नेक्स्ट, वॉट यू कैन डू, यू कैन इवेल्युएट द ऑथरशिप। आपको पता है कि आपके पास पूरी लिस्ट है किन किन ऑथर्स ने वो सारा काम किया है और किनका सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन है, तो आप चेक करो कि कभी उन्होंने वायलेशंस तो नहीं किया, क्या वो प्रोफेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते आ रहे हैं या नहीं। एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि उन्होंने लास्ट में मेंशन किया है कि अगर उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, वेदर दे हैव डिस्क्लोज्ड दैट और नॉट। क्योंकि जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, वो फाइनेंशियल, पर्सनल, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल, कोई भी तरह का हो सकता है। सो इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ऑथर्स ने उस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। देन यू कैन चेक द एथिकल ओवरसाइट। आप चेक करो कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस है, फॉर एग्जांपल इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया, एनिमल वेलफेयर हो गया, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा हो गया, ये उन्होंने सब कुछ एथिकल कंसिडरेशंस करी हैं या नहीं करी हैं। देन यू कैन चेक द रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। आप देखो कि जो उन्होंने रेफरेंसेस एंड साइटेशन की है, जो उन्होंने कहीं से डाटा लिया है, उसको प्रॉपरली और कंप्लीट तरीके से बताया है, उनका प्रॉपर सोर्स बताया है, प्रॉपर रेलिवेंस बताया है या नहीं। So you can check for the references and the citation. Then you can examine the reviewer comments. आपको पता है कि रिव्यूअर के, पीयर रिव्यूअर्स के कमेंट्स होते हैं, आप देखो कि उसमें कहीं उन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि कंफ्लिक्ट है, इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट है या कुछ भी। Otherwise, you can check the various guidelines and the checklists given by various agencies and professional organizations. जैसे कोप की गाइडलाइंस है या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है, क्या उन्होंने वो फुलफिल करी है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक द एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द वेरियस कलीग्स, मेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशन या कमेटीज कि उन्होंने वो सब कुछ फुलफिल किया है या नहीं किया। सो अगर आपने देखना है कि कोई भी पब्लिकेशन है उसमें मिसकंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ, सो यू कैन फॉलो ऑल दी स्टेप्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप AI चेक कर सकते हो और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आजकल मार्केट में जिससे आप चेक कर सकते हो किसी भी वे में पब्लिकेशन मिसकंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लेंट्स एंड अपील्स। तो कंप्लेंट्स का प्रोसेस क्या है एंड अपील का प्रोसेस क्या है। सो सबसे पहले आप कंप्लेंट एंड अपील कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई भी पब्लिकेशन मिसकंडक्ट हो रहा है। सो कंप्लेंट के प्रोसेस में क्या चीज है, सबसे पहले देखो, आप कंप्लेंट करने जा रहे हो, आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंसर्न्स ऑफ कंप्लेंट। देन अगर आपको पता है कि आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, देन यू विल सबमिट द कंप्लेंट।
अब ये तो है नहीं कि आपने कंप्लेंट डाल दी और तुरंत उस पर एक्शन हो जाएगा। सो सबसे पहले उस पर इनिशियल रिव्यू होगा और इन्वेस्टिगेशन होगी। सो आपकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उसके बाद उसका रेजोल्यूशन होगा एंड देन जो भी डिसीजन है वो कम्युनिकेट किया जाएगा। सो ये बेसिक आइडिया है कंप्लेंट प्रोसेस का। सब फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसर्न्स, सेकंड इज सबमिशन ऑफ द कंप्लेंट, third is initial review, then there is investigation, then resolution and then finally communication of the results. अब हम अपील प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखो अगर आप अपील कर रहे हो तो इसमें भी काइंड ऑफ सेम ही स्टेप्स रहते हैं। सबमिशन करोगे आप अपनी अपील की, देन उस पर रिव्यू होगा, देन इन्वेस्टिगेशन होगी, देन डिसीजन होगा एंड देन कम्युनिकेशन होगी। अब जो कंप्लेन प्रोसेस है वो आप किस किस को कर सकते हो बेसिकली कंप्लेंट्स। कोई जर्नल का एडिटर है उसको आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो जर्नल का एडिटर है वो टिपिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल रिव्यू के लिए और असेसमेंट के लिए। क्योंकि कभी भी पब्लिकेशन मिसकंडक्ट होता है जर्नल्स में तो सबसे पहले हम किसको अप्रोच करते हैं, जर्नल एडिटर को करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई कंप्लेंट है, आप एथिकल कमेटीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हो और उनको कंप्लेन कर सकते हो। उसके अलावा पब्लिशर्स भी होते हैं जिनको आप कंप्लेन कर सकते हो। सो कंप्लेन प्रोसेस के लिए आप जर्नल एडिटर के पास जा सकते हो, एथिकल कमेटीज के पास जा सकते हो एंड पब्लिशर्स के पास जा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपील प्रोसेस के लिए, सो अपील प्रोसेस के लिए अपील कमेटीज होती हैं, एक्सटर्नल ओवरसाइट बॉडीज होती हैं, हायर अथॉरिटीज होती हैं एक्सटर्नली। आप उनको बोल सकते हो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप आपका अपील प्रोसेस देखें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पार्शियली और ट्रांसपेरेंसी से आपको जितना भी प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराएगी। उसके अलावा बहुत सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड आईआरबी। आईआरबी क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। आप आईआरबी में भी कंप्लेन कर सकते हो इफ your appeals are related to the research ethics and research integrity. So I hope सबको complaint and appeals का एक बेसिक आइडिया या बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब फाइनली ये यूनिट हमारा खत्म हो रहा है, हम वाइंड अप कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, दैट इज प्रीडेटरी पब्लिशर्स एंड जर्नल्स। आपकी पूरी की पूरी पीएचडी जर्नी में ये टर्म आपको बहुत बार सुनने को मिलेगी। दैट इज आप बार बार सोचोगे क्या यार ये जर्नल प्रीडेटरी है या नहीं है। सो प्रीडेटरी जर्नल्स या पब्लिशर का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो प्रीडेटरी जर्नल्स या फिर पब्लिशर्स होते हैं उनका क्या काम होता है। तो जो प्रीडेटरी पब्लिशर्स एंड जर्नल्स होते हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं एकेडमिक पब्लिशिंग मॉडल को, क्योंकि जो ये प्रीडेटरी जर्नल्स और पब्लिशर हैं ये किसके लिए काम करते हैं, ज़्यादातर फाइनेंशियल गेन के लिए काम करते हैं। और ये एक तरह से खतरा है, एक्सपेंस है हमारे लिए, क्योंकि जो स्कॉलरली जो अच्छा पेपर है उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, डाउनग्रेड हो रही है। तो ये फर्जी पेपर हैं प्रीडेटरी पब्लिशर और जर्नल्स जो कि फाइनेंशियल गेन के लिए काम करते हैं। इनमें कोई भी अभी आपको पता लगाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी जर्नल प्रीडेटरी है या नहीं है तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक तो उसमें प्रॉपर रिगरस पीयर रिव्यू नहीं होगा, लैक ऑफ रिगरस पीयर रिव्यू। जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं वो अच्छे से पीयर रिव्यू नहीं करवाएंगे, कई बार तो बहुत मिनिमल पीयर रिव्यू होगा, कई बार बिल्कुल भी पीयर रिव्यू प्रॉपर प्लेस में नहीं होगा। नेक्स्ट इज अनसॉलिसिटेड ईमेल सॉलिसिटेशंस। कई बार क्या होगा, आपको वो बार बार ईमेल डाले जाएंगे कि आपको इन्वाइट कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करवाने के लिए ताकि आप एडिटोरियल बोर्ड्स में आ सकें। आपको प्रॉमिस करेंगे कि हाँ आपकी जो पब्लिकेशन है वो जल्दी जल्दी हम अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर की जो जर्नल है उसमें पब्लिश करा देंगे। सो आपको ऐसे ईमेल्स भेजे जाएंगे। देन लो पब्लिकेशन स्टैंडर्ड्स। जो प्रीडेटरी जर्नल्स होती है वो ज़्यादातर लो क्वालिटी पेपर्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट चेकिंग कि जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली स्क्रूटनाइज भी नहीं करते, वो प्लेगराइज्ड पेपर ही ले लेते हैं। जो लो स्टैंडर्ड होती हैं ऐसी जर्नल्स के। उसके अलावा एपीसी चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उनका मेन काम क्या है, फाइनेंशियल गेन ना, तो उनकी जो एपीसी चार्जेस क्या होते हैं, बेसिकली आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। अब आपको अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है सो आपको एपीसी पे करनी पड़ती है। तो ऐसी जर्नल की जो एपीसी होती है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं वो इंडेक्सिंग के फॉल्स क्लेम करते हैं, उनका कोई रेप्यूटेबल डाटाबेस नहीं होता, वो बस अपने आप को रेप्यूटेटेड दिखाने के लिए पबमेड का, वेब ऑफ साइंसेस का ऐसे ही फेक डाटा दिखा देते हैं। उसके बाद जो एडिटोरियल बोर्ड्स होते हैं उनमें वो किसी की भी फोटो, प्रोमिनेंट रिसर्चर्स की फोटो लगा देते हैं कि ये हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं, हालांकि वो लोग इनके मेंबर्स नहीं होते। उन लोगों की, उन इंडिविजुअल्स के बिना कंसेंट लिए अब दिखा देते हैं कि हमारे साथ एसोसिएटेड है। सो अगर कोई बेकार सी प्रीडेटरी पब्लिशर है या जर्नल है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें प्रॉपर पीयर रिव्यू नहीं होता, आपको बार बार वो ईमेल्स भेजी जाते हैं, उनके लो पब्लिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, हायर एपीसी चार्जेस होते हैं, फॉल्स इंडेक्सिंग क्लेम्स होते हैं एंड उनका जो एडिटोरियल बोर्ड होता है वो भी उन्होंने डब आउट किया होता है। क्लियर हुआ। अब एक बार क्या हुआ, देखो दो जर्नल्स थे,
स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज थी कि ये प्रीडेटरी है या नहीं है। उन्होंने ना बिल्कुल डिट्टो वेबसाइट क्रिएट करी हुई, जो एक्चुअल जर्नल है उसके साथ की बिल्कुल सेम जर्नल बनाई हुई। सिर्फ किस चीज़ का फर्क था, डोमेन नेम का फर्क था। वो डोमेन नेम में भी एक ने IN लगाया हुआ डॉट में और एक ने .org लगाया हुआ। सो आपको जब भी जर्नल सिलेक्ट करनी है, जब भी आपको पेपर पब्लिश करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्नल सिलेक्ट करना। सो जर्नल को आप ध्यान से देखिए, आप हमेशा चेक करें कि जो वो जर्नल है वो प्रीडेटरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर सपोज आपने गलती से प्रीडेटरी जर्नल में अपना पेपर दे दिया तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस है। ऑब्वियसली आपने इतनी सारी मेहनत की अपने पेपर को पब्लिश कराने के लिए, तो इसमें करियर को भी रिस्क रहता है। कई बार हम प्रीडेटरी जर्नल्स में अपना पेपर दे देते हैं तो आपकी रेपुटेशन खराब होने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। आपने इतनी मेहनत से इतना टाइम इन्वेस्ट करके पेपर लिखा, आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छी जर्नल में दोगे तो आपको जेन्युइन पीयर रिव्यूज मिलेंगे और आपका अच्छा उसमें पेपर पब्लिश होगा, तो आपका वेस्ट ऑफ बहुत सारा रिसोर्सेज होता है। मिसलीडिंग मैट्रिक्स होते हैं, तो जो भी आपके इंडेक्सेस आपको मिलते हैं वो सारे फॉल्स होते हैं, जो आगे कभी काम नहीं आते, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं बनती स्कॉलरली वर्ल्ड में। सो इसकी बहुत सारी बुरी बुरी इंप्लीकेशंस है अगर आप एक प्रीडेटरी जर्नल में अपना पेपर दे देते हो। सो अगर अब आपको अवॉइड करना है कि आपको प्रीडेटरी जर्नल्स में पेपर नहीं देना, सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड दिस। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि वो जर्नल प्रीडेटरी है या नहीं है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं। आप सबसे पहले जिस भी जर्नल में अपना पेपर दे रहे हो उस जर्नल की रेपुटेशन चेक करो। अब आप मुझसे पूछोगे मैम हम उसकी रेपुटेशन कैसे चेक करें, तो एक डायरेक्टरी होती है ओपन एक्सेस जर्नल्स की, या फिर एक बेल्स लिस्ट ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स है, उसमें आपको मिल जाएगा, एक लिस्ट होती है प्रॉपर अच्छी अच्छी। आप उनमें चेक करो क्या वो जर्नल उनमें फॉल कर रही है या नहीं। उसके बाद उनका एडिटोरियल बोर्ड चेक करो, देखो उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एफिलिएशंस हैं, क्या मेंबर्स हैं, क्या उनकी जो क्रेडेंशियल्स उन्होंने डाले हुए हैं उस वेबसाइट पे, क्या उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो लेजिटिमेट हैं भी या नहीं। उसके बाद देखो कि उनका जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो कैसा है, क्या वो प्रोसेस एविडेंटली आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, क्लियर गाइडलाइंस हैं ऑथर्स के लिए, रिव्यूअर्स के लिए। उसके बाद उनकी फीस देखो, जब भी आपको दिख गया, हम कभी भी आप पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हो कि इसके APC चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और वो आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी या अच्छी एडिक्वेट सर्विसेज नहीं दे रहे, तो आप उस जर्नल को कभी भी सिलेक्ट नहीं करोगे। सो यू हैव टू डीपली स्क्रूटनाइज द पब्लिकेशन फीस। देन उसके बाद हमेशा कभी भी आप जर्नल सिलेक्ट करते हो अपने 2-3 पीयर्स से, अपने गाइड से कंसल्ट करो, ताकि उनसे उनकी एडवाइस लो कि ये जर्नल अच्छी है या नहीं है। सो आपको हमेशा एक इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट रिसर्चर की तरह एक्शन लेना है, ताकि आप कभी भी प्रीडेटरी जर्नल्स के जाल में ना फंसो और अपनी अकेडमिक स्कॉलरशिप या अकेडमिक इंटीग्रिटी खराब ना करो। सो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, रेपुटेशन चेक करो, उनका बोर्ड देखो, पीयर रिव्यू प्रोसेस देखो, उनकी फीस देखो, एंड ऑलवेज कंसल्ट विद योर कलीग्स, उनसे पूछो कि ये प्रीडेटरी है तो नहीं। अब मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताती हूँ प्रीडेटरी जर्नल्स का, जो हमें कई बार लगता है कि यार ये प्रीडेटरी है नहीं, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रीडेटरी पब्लिशर्स एंड जर्नल्स आर, एक ना नोटोरियस ग्रुप सा है OMICS ग्रुप, ये इंटरनेशनल ग्रुप है, इनका लार्ज बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, इनका अच्छा पेयर रिव्यू नहीं है, ये ओपन एक्सेस जर्नल्स है और इनकी क्वालिटी क्या है, लो क्वालिटी है, ये आपको बार बार मेल भेजी जाएंगे, तो ये जर्नल आपको कभी भी ऑप्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट इज एक जर्नल है SCIRP स्क्रिप, साइंटिफिक रिसर्च पब्लिशिंग, इनकी भी ओपन एक्सेस जर्नल्स है। इनके कुछ जर्नल्स को क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ जर्नल्स फिर भी ठीक है। सो इनके टैग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है, पब्लिकेशन टाइम्स वगैरह सब कुछ बेकार है। देन इज बिथेम ओपन, तो इसकी भी बहुत बार कंफ्यूजन हुई है प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। देन और मैंने मेंशन करी है, फॉर एग्जांपल हिडवानिंग पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, इनकी भी लो क्वालिटी पीयर रिव्यू है एंड एक्सेसिव पब्लिकेशन फी है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च IJSR, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ये प्रीडेटरी है क्योंकि आपको स्पैम ईमेल्स भेजेगा, इनका पीयर रिव्यू प्रोसेस भी अच्छा नहीं है, इनको भी बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर पब्लिशिंग लो क्वालिटी रिसर्च। सो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी मार्केट में डाइवर्सिटी है प्रीडेटरी पब्लिशर्स की, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कॉशियसली जर्नल सिलेक्ट करें बिफोर सबमिटिंग योर वर्क। ऑलवेज थिंक बिफोर सबमिटिंग सो दैट यू डोंट फॉल एज अ विक्टिम टू द प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस। तो आई होप सबको यूनिट नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 4 एंड जल्दी से हम ये यूनिट कवर कर लेते हैं। एंड आपको जल्दी ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी मिलेगी अभी, जिसमें आपने ना बहुत बार PhD में सुना होगा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के
थ्रू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी एंड आपको चैनल में हर एक कंटेंट की प्रॉपर PDF मिल जाएगी एंड स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।